नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में शेथिले लूप, उसका महत्व और उसका उपयोग, ऐसा करके अपन ने मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व यानी द्रव एवं चुंबकत्व चैप्टर को क्लोज कर दिया। मैंने आपसे कहा था इसमें एक लेक्चर अपन प्लस कर रहे हैं। एक तो बीच में जैसे दंड चुंबक के दोलन का आवर्तकाल, वो टॉपिक भी एनसीईआरटी में है, मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने उसको बीच में नहीं कराया, वो मैं करवा देता हूं। एक मुझे उदासीन बिंदु के संदर्भ में या यूं कह दो चुंबकीय बल रेखाओं को खींचने के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी देना था। ये जानकारी हो सकता है थोड़ी अतिरिक्त हो, लेकिन एक साथ पृथ्वी और दंड चुंबक को देखना इस चैप्टर के लिए जरूरी सा है ना। हालांकि वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ दिखा दूं। फिर कुछ समय बचता है तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ले लेंगे, वो भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले पेंडिंग टॉपिक है ना, दंड चुंबक के दोलन काल से रिलेटेड है। तो आप ऐसे समझो, आप दंड चुंबक का प्रत्यानयन बल आघूर्ण है ना, ये अपन ने बता रखा टो बराबर mb sin थीटा है ना। इसको प्रत्यानयन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब आप दंड चुंबक को घुमाते हो तो ये बल आघूर्ण दंड चुंबक के घूमने का विरोध करता है ना। इसलिए इसको प्रत्यानयन अपन कह रहे हैं। चलिए, अब सब यदि दंड चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के पारितः दंड चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई हो तो, है ना। बहुत ध्यान से समझना, छोटी सी बात है। अपन यूं कह रहे हैं कि दंड चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के पारितः दंड चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई हो तो अपन लिखेंगे टो बराबर आई अल्फा है ना, हो तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा को अपन लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन है ना। 1 व 2 से I इज इक्वल टू d2 थीटा dt स्क्वायर, प्रत्यानयन है, इससे मैं माइनस लगा देता हूं, माइनस mb साइन थीटा है ना। इफ थीटा टेंड्स टू 0, यदि थीटा अल्फ है देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यदि थीटा का मान अल्फ है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। ये हम जानते हैं, त्रिकोणमिति में 11 में पढ़ा हुआ है ना। इसलिए I यानी जड़त्व आघूर्ण d2 थीटा dt स्क्वायर इज इक्वल टू mb थीटा, या कोणीय त्वरण अगर दिखाएं अपन तो या कोणीय त्वरण d2 थीटा dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोष्टक को या कांस्टेंट को अपन कोष्टक में लिख देते हैं, ये mb अपॉन आई इंटू थीटा,
है ना। अब अगर आप ये समीकरण देखें तो ये समीकरण कोणीय सरल आवर्त गति की समीकरण d2 थीटा dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के समतुल्य है। अब आप ऊपर वाली समीकरण को देखें, ये जो अपन को प्राप्त हुई है समीकरण, ये वाले, अगर आपने 11 में SHM पढ़ा है, सरल आवर्त गति के अपन ने 2 पार्ट किए थे, एक तो रेखिक सरल आवर्त गति, दूसरा पार्ट था हमारा कोणीय सरल आवर्त गति। तो कोणीय सरल आवर्त गति में d2 थीटा dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, नीचे लिख रखा है व्यंजक, ये अपन ने देखा हुआ है। अगर इसको कंपेयर करो तो वो और ये समीकरण एक दूसरे के समतुल्य है। तो ये तो यहां पर पता पड़ रहा है कि दंड चुंबक कोणीय सरल आवर्त गति करता है, यानी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, दिखता है ना। अतः ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, mb अपॉन आई, यानी ओमेगा इज इक्वल टू रूट mb अपॉन आई। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी mb अपॉन आई, इसने आवर्तकाल कैपिटल टी, ये सब निकाल रखा था अपने बुक में, तो ये मैंने अब उसकी पूर्ति कर दी है ना। अतः दंड चुंबक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, यानी अब आपके अभ्यास माला में या एक्सरसाइज में इसका भी कोई क्वेश्चन हो तो अब आप कर सकते हैं ना। तो सब ये एक टॉपिक था जो रह गया था अपने अन्य टॉपिक पढ़ने के दौरान। ऐसे चूक होती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बुक देखने के बाद पता पड़ता है कि टॉपिक रखा गया है ना। टॉपिक हटते जुड़ते रहते हैं। तो आपको जो मैटर दिया जा रहा है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िएगा। वो हम देख रहे हैं कौन सा मैटर अंडर सिलेबस है और कौन सा सिलेबस के बाहर चला गया। वो जरूर है कि जो सिलेबस के बाहर चल जाता है उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देते हैं, पर ये नहीं होगा कि टॉपिक छोड़ देंगे। एक्सिस टॉपिक तो मिलेंगे आपको, ये तो होगा कि आपको एकेडमिक में जो टॉपिक्स हैं उससे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसका रीजन है आप आफ्टर 12th कंपटीशन ही फाइट करेंगे, जेई हो चाहे नीट वगैरह जो भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ध्यान रखा जाता है कि टॉपिक ज़्यादा दिए जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक शॉर्ट रह गया कि साहब फला टॉपिक बुक में था और नहीं पढ़ाया गया है ना। तो उस क्रम में ये टॉपिक था कि साहब दंड चुंबक का दोलन काल या दंड चुंबक की कोणीय सरल आवर्त गति। तो ये बिल्कुल आप डिटेल में देख लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि ये कोणीय सरल आवर्त गति और सरल आवर्त गति इस समय आपके उसमें नहीं है, करंट नॉलेज में नहीं है ना। तो ये थोड़ी तकलीफ हो क्योंकि 11th का टॉपिक था और 12th में यहाँ पे फिर काम आया है ना। तो ये टॉपिक अपन ने ले लिया। अब एक जो मैंने बताया था कि मैं अपनी इच्छा से एक टॉपिक और देना चाहता हूँ, मैं उदासीन बिंदु आपको दिखाना चाहता हूँ, उसकी पोजीशन दिखाना चाहता हूँ और चुंबकीय बल रेखाओं का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, है ना साहब। तो ये मेरे को एक टॉपिक करना था, है ना। ये टॉपिक रहा उदासीन बिंदु, ठीक है साहब। उदासीन बिंदु में मैंने पहले बता दिया आपको, बस क्योंकि शुरू कर रहा हूं तो यहां भी एक बार आपको सुना देता हूं। उदासीन बिंदु में ऐसा बताया था कि पृथ्वी धरातल पर दंड चुंबक रखने से दंड चुंबक के दो ओर ऐसे बिंदु पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं जिन पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इन बिंदुओं से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है,
इन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई अविक्षेपित रह जाती है। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। फिर यह भी आपको बताया था कि उदासीन बिंदु का प्राप्त होना पृथ्वी के चुंबक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है ना सर। तो ये उदासीन बिंदु की चर्चा की जा चुकी। अब मैं आपको उदासीन बिंदु की स्थिति बताता हूं। उसमें दो सिचुएशन कंसीडर करेंगे अपन। मैं चाहूंगा एक ही जगह कंसीडर हो जाए, लेकिन फिर भी एक एक लूंगा। एक सिचुएशन तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो। ये प्रैक्टिकल में भी है, तो आप न समझे तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। तो सब दंड चुंबक, ये सब मैंने आपको बता रखा है। डिजिटल बोर्ड की अपनी कुछ तकलीफें हैं। दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ना। अब ये लिखने में भी थोड़ी बहुत हम भी कर देते हैं, तो टाइम ऐसे भी कई बार कंज्यूम हो जाता है। दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में है ना। उत्तर दिशा में है, ठीक है साहब। अब ये सिचुएशन में आपको समझाता हूं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सब। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये डायरेक्शन का फेनोमिना है। अब आप एक बात को, मैं 2-3 पेन काम में लूंगा अलग अलग कलर के, थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाने के लिए, है ना। पहले तो मैं दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रख देता हूं। ये उत्तरी ध्रुव, ये मैंने रख दिया उत्तर दिशा में। ये दंड चुंबक की अक्ष और ये दंड चुंबक की निरक्ष है। अपन उदासीन बिंदु को खोज रहे हैं, या यूं कह दें उदासीन बिंदु की स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो साहब, आपको एक ही चीज दिखेगी, वो मैंने दिखा दी कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में है। एक और चीज है जो आपको देखनी है ना। अब वो दूसरी चीज को मैं अलग कलर से ले लेता हूं, है ना। तो एक चीज और भी है जो आपको दिख नहीं रही, वो दूसरी चीज है पृथ्वी का चुंबक, है ना। ये मैं सब आपको पृथ्वी का चुंबक दिखाता हूं। अब पृथ्वी के चुंबक में अपन चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी के उत्तर दिशा में पृथ्वी के चुंबक का कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चुंबक का कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। यानी पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं। अब ये देखो सब चित्रित बनाने से ये बात आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है। इससे मैंने ये प्रयोजन सोचा, मैंने कहा यार वो भी समझा दूंगा मैं कि पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं, हालांकि दिखा तो सही, और चुंबकीय बल रेखाओं की पोजीशन भी समझा दूंगा, तो कई सारे काम चित्र सामने आएगा, आपका भी दिमाग बनता है ना, पृथ्वी के चुंबक को इस तरह से देखने का। अब देखिए एन और एस आमने सामने है, क्लियर। इधर भी एन और एस सामने सामने, तो सब एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एस को समाप्त होंगी, है ना। इसमें कोई नई बात है ही नहीं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहे हैं, है ना। ये सब एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एस को समाप्त हो रही हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के एस को समाप्त हो रही, वही सिचुएशन है जैसे अभी ऊपर दिखा, यही चीज यहां पर है ना। ये सब ये यूं, क्लियर। तो ये बल रेखाओं खींचना मेरा ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा महत्व तो किसी और बात पर है, ठीक है सब।
तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि सब अक्ष पर, ये पृथ्वी की, अभी दिखाता हूं, पहले थोड़ी सी बल रेखाएं और ठोक दूं ताकि चित्र अट्रैक्टिव लगे। ये सब जो पृथ्वी के एंड से निकल रही हैं वो दंड चुंबक के एस पे समाप्त हो गई, और जो दंड चुंबक के एन से निकली वो पृथ्वी के एस पर समाप्त हो गई। जो पृथ्वी के एन से दूर से निकली, ये देखो ये दूर से निकली, तो ये चुंबक से प्रभावित नहीं हो पाई, ये सीधे कहां चलेगी, पृथ्वी के एस पर चलेगी। तो सब हर बल रेखा, ये सब हर बल रेखा क्या नाम से, ये थोड़ी के चुंबक पे ही जाएगी, जो दूर निकल गई वो स्वाभाविक है चुंबक से प्रभावित न हो सकी, ये चुंबक से प्रभावित न हो। पास वाली तो देख ही रही है चुंबक से प्रभावित है। ये सब अक्ष है ना, कलर चेंज करते रहना है मुझे, है ना। ये चुंबक की अक्ष और ये निरक्ष। अब बताओ कि जब उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा, एक मिनट, है ना, जब उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा तो उस समय अक्ष पर तो ऐसा बिंदु नहीं हो सकता जहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरे। अक्ष पर तो उदासीन बिंदु हो ही नहीं सकता, तो ये उदासीन बिंदु कहां होगा बताइए। ये उदासीन बिंदु निरक्ष पर होगा। अब निरक्ष पर उदासीन बिंदु देखने का सिंपल सा तरीका है, चुंबकीय सुई आती, कंपास बोलते हैं उसे। निरक्ष पर आप कंपास को तेजी से चलाओ, जब तेजी से चलाओगे तो कंपास की सुई एकदम एक जगह घूमने लग जाएगी। जहां सुई घूम गई वही कौन से बिंदु हैं, वही उदासीन बिंदु। जैसे मान लीजिए यहां सुई घूम गई, इधर यहां सुई घूम गई, उससे बराबर दूरी पर जरूरी नहीं है, सुई घूम गई तो स्वाभाविक है कौन से बिंदु हैं, उदासीन बिंदु, जहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है ना। इन बिंदुओं को ही उदासीन बिंदु कहते हैं। तो जब नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा तो उदासीन बिंदु निरक्ष पर होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए ये चित्र बनाया है। अब जैसे मान लो, अब आप कहेंगे पृथ्वी पर जो ये जो आपको उदासीन बिंदु कहां मिले, निरक्ष पर, तो बी निरक्ष किसके बराबर होगा, बी एच के। पृथ्वी पर चुंबक के नाम पर बी एच है, यानी संपूर्ण चुंबक की तीव्रता तो पृथ्वी के अंदर कहीं प्रेक्षित हो रही है, तो पृथ्वी धरातल पर पृथ्वी का कौन सा चुंबक सक्रिय है, बी एच। तो स्वाभाविक है उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, यानी दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो किस पे देखोगे, निरक्ष पर। और यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो कौन सा घटक देखोगे, बीएच देखोगे, है ना। तो बी निरक्ष कितना निकाला था, μ0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, इज इक्वल टू बी एच। ये एक इक्वेशन बनेगी। आपसे एग्जाम में तो m पूछेंगे, बी एच आपको लेबोरेटरी में बता ही दिया जाएगा, है ना। l ये चुंबक की लंबाई कुल 2l है, इसका आधा कर लेना, ये l रख देना। r ये सब r ऐसे निकालना, ये दूरी r1 और ये दूरी r2, तो आप r बराबर लिख देना r1 प्लस r2 अपॉन 2। μ0/4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसे बी एच आपको दे दिया जाएगा। तो आप क्या ज्ञात कर लेंगे,
दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है सब, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक सिचुएशन तो उदासीन बिंदु की ये देखी, अब एक और सिचुएशन दिखाए तो, है ना, फिर अन्य काम जो करने। अब सब दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस उत्तर दिशा में है ना? इंटरेस्टिंग है, आपको भी लग रहा होगा अच्छा। दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ऐसा ना, किधर है? उत्तर दिशा में है। अब क्या सिचुएशन होगी सब? तो पहले तो डायरेक्शन वाला फेनोमिना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, कहां नॉर्थ मान रहे हो, ये तो अपन ने बना दिया। अब दंड चुंबक को कैसे रखना है? तो दंड चुंबक को अब आपको ऐसे रखना है कि दक्षिणी ध्रुव कौन सी दिशा में हो? उत्तर दिशा में। चलो सब दंड चुंबक रख देता हूं मैं, है ना? ये दंड चुंबक रख दिया मैंने, ये दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में, है ना? ये वही अक्ष, ये वही निरक्ष। चुंबक की कुल लंबाई को अपन 2L ही मानते हुए आए, ठीक है? अब पहले की तरह ही यहां भी जानना जरूरी है, क्या पृथ्वी पर रखा ये अकेला चुंबक है या ये चुंबक कहां रखा गया है? तो ये चुंबक चुंबक पर ही रखा गया है। पृथ्वी खुद भी एक चुंबक है ना? तो आपने पृथ्वी धरातल पर कोई चुंबक रखा, जैसा कहा उस तरह से, तो उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी ये जानना है ना? पहले तो आप समझिए NN के लिए, यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो, उसके लिए आपने देख लिया कि सब उदासीन बिंदु निरक्ष पर होते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यदि दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में हो तो उदासीन बिंदु कहाँ होंगे? उदासीन बिंदु देखने के लिए स्वाभाविक पृथ्वी का चुंबक दर्शाना पड़ेगा। पृथ्वी में बताई दिया आपको चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं, यानी उत्तर दिशा में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं। अब आप देख सकते हो सब ध्यान से। अब इससे सामने आ गए, यानी दंड चुंबक का साउथ पोल और पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल सामने है। ऐसे दंड चुंबक का नॉर्थ पोल और पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल सामने है। अब अक्ष पे तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे मान लीजिए, ऐसे सिंबॉलिक ही बता सकते हैं ना, ज्यादा आगे तक नहीं तो कटती हुई दिखेंगी फिर, है ना? अब ये एस को बल रेखाएं आती हैं। अब ये देखो, ये बस ऐसे काटती हुई नहीं दिखानी, सॉरी उसमें दिशा एस पे तो आती है ना, वो मैंने ये तीर दिखा दी, तीर उल्टे दिखा दी, तो तीर को सही कर देता हूं, है ना? एस पर चुंबकीय बल रेखाएं आती है। अब ये कहां से आती हैं, अब ये तो जिक्र करना नहीं है, क्या बल रेखाएं कटेंगी? नहीं, वो तो कभी कटेगी। ऐसे आप, ये तो शोशाबाजी, थोड़ा सा बल रेखाओं को दिखाने का, नॉर्थ से जाती है, ये दिखा दी एग्जैक्टली, इधर का नॉर्थ से भी ऐसे जाना ही दिखेगा, है ना? थोड़ा सा कटती हुई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो काटती नहीं है, अपन ने ये बात पहले कर रखी। इस एन की इस एस पर तो जाएंगी सी, खुद की खुद पर, है ना? तो ये एन से जाने वाली खुद के ही एस पर समाप्त होंगी, लेकिन जो एन के दूर निकल जाएगी तो फिर वो पृथ्वी के एस पे चली जाएगी, जैसे जा रही। जैसे मान लो ये दूर निकल गई, अब इसको फिर आगे कहाँ ले जाऊंगा? ये इसका मतलब कहाँ जाएगी? अब चुंबक के परास से हट गई, तो ऐसे ही इस एस को दूर से आने वाली भी आएंगी। कुल मिलाकर अब अगर आप देखेंगे तो आपको निरक्ष पर ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देगा
जहां से बल रेखा नहीं गुजर सके। लेकिन एसएस के बीच में तो ऐसा स्थान अवश्य होगा जहां पे बल रेखाएं नहीं होंगी। एनएन के बीच में बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो इस बार जो उदासीन बिंदु होगा वह कहां होगा? अक्ष पर, N1 और N2। ये मैंने आपसे कह दिया समान दूरी पर हो मध्य से जरूरी नहीं है। इसे चुंबकीय अक्ष बोलते हैं और ये चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। पहले आपने पोजीशन देख ही ली। ये सब दूरी R1 मध्य से, ये दूरी R2 मध्य से, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R। R1 R2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि दंड चुंबक से दोनों उदासीन दंड चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदुओं की दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है। तो आप इस चक्कर में तो पढ़ना मत। अब सब इस समय उदासीन बिंदु N1 और N2 अक्ष पर पाए गए। यहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरती। यहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यहां पर सुई अविक्षेपित हो जाएगी, यानी कंपास को, यानी चुंबकीय सुई को आप इस लाइन पे चलाओ, इस लाइन पे थोड़ा सा धीरे चला लो, चलो चलाओ, चलाओगे एक जगह आते सुई घूम जाएगी। सुई जहां घूम जाए वहीं समझ जाना उदासीन बिंदु। भाई ये तो अपने को कहते ही पता पड़ गया ना, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे ना कि कैसे देखना है आपको कि दक्षिणी ध्रुव उत्तर में, तो दक्षिणी ध्रुव उत्तर में तो ऐसे सामने आ गए, इसका ऐसे सामने आ गए तो अक्ष पे होगा। तो ये तो हमें पहले ही पहचान में आया था अक्ष पे। तो हम निरक्ष पे क्यों चलाएंगे? तो कंपास को अक्ष पे ही चलाएंगे। अक्ष पे चलाओ, जाए एकदम घूम जाए सुई, समझ जाओ वही उदासीन बिंदु है ना। जब अब इस समय अक्ष पर उदासीन बिंदु है तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? BH के। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी का चुंबक का मतलब ही BH है ना। धरातल पर पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक ही मौजूद होता है। अब B अक्ष ये देख लेना थोड़ा सा, μ0/4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखा था है ना, इज इक्वल टू BH। BH आपको लैब असिस्टेंट द्वारा दिया जाएगा। R ये दिखाई दिया मैंने, R1 प्लस R2 से। L चुंबक की लंबाई का आधा, जनरली 4 सेंटीमीटर का चुंबक देते हैं या 8 सेंटीमीटर का देते हूं, आधा रख देना। μ0/4 पाई कांस्टेंट है ही सही। तो आप यहां पर दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करवाते हैं। ये सब मेरे को दिखाना था। अब मैग्नेटिज्म में ऐसी कोई चीज बचती नहीं है जो सब रह जाती हो या नहीं। अब कोई ऐसा टॉपिक है जो अपनी अप्रोच में नहीं आ रहा, लगभग सभी टॉपिक क्लोज हो चुके। अब इसके अपन कुछ एक न्यूमेरिकल डाल लेते हैं ना, जो अपने पास, क्योंकि टाइम है अपने पास ये टॉपिक्स के बाद, तो कुछ न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में पीछे की तरफ है उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल के लिए अब मेरे को थोड़ा सा चीज लेनी पड़ती है साथ में, ताकि मैं न्यूमेरिकल पढ़ के आपको समझा सकूं, है ना। ये सब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नंबर डाल दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना साहब, थोड़ा व्हाइट पेन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इसने बता दिया 0.25 टेस्ला है ना। 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है सर
ये कह रहा है एक छोटा छड़ चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बता ही दिया, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इस पर 4.5 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टो की वैल्यू बता रहा है ये 4.5 इंटू 10 की पावर -2 है ना, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कह सकते हैं, का बलाघूर्ण लगता है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। है, सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है, कोई इसमें ज्यादा विशेष बात नहीं है ना। तो सब टो बराबर m पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण पूछा है नहीं m, तो क्योंकि टो बराबर अपन जानते हैं mb साइन थीटा, थीटा की जगह अपन 30 रखी थे, ये अपन के पास आ ही चुका है ना, तो साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया है ना। अभी बाकी मान रख ही दूंगा मैं, m चाहिए तो टो अपॉन b साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी ये हो गया 2 टो अपॉन b। तो m बराबर कितना हुआ सब 2, टो की वैल्यू आपने 4.5 इंटू 10 की पावर -2 है। मैग्नेटिक फील्ड यानी B ये 0.25 है। अब देखो ये 0.25 इससे काटोगे तो ये 200/25 होता है, तो 8 बार कट जाएगा है ना। 8 को आप 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, 32 और 2 ये 34 करीब आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो मैं तो डायरेक्ट ही लिखता हूं ना, 34 इंटू 10 की पावर -2, चाहो तो आप लिख दो 0.34 m है, m का मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो सब ये चुंबकीय आघूर्ण आया इसका है ना, इसने जो पूछा इसके अकॉर्डिंग चुंबकीय आघूर्ण इतना है। समझ में आ गई बात? बस यहां देख लेना आप, ये सब अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो 32 तो ये हो गया और 0.5 है ना, या 45 जो भी है देख लेना आप है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो भी इसी को स्पेस में रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 4 है ना। जो भी कर पा रहे हैं इसी एपिसोड में खत्म करेंगे साहब, नेक्स्ट में तो नया ही लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 अलग अलग कलर के ले लेते हैं, एक ही पेज पे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण है ना 0.32, तो m बराबर ये बोल रहा है 0.32 है ना एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर वाला एक छोटा छड़ चुंबक है ना 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है 0.15 टेस्ला, इसके एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, घूर्णन के लिए, तो क्षेत्र के किस विस्थापन में नंबर 1 स्थायी संतुलन और नंबर 2 अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान भी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए साहब, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन, पहले तो इसने 2 पूछे और फिर दोनों में इसने स्थिति ऊर्जा भी पूछी है। तो देखो स्थायी संतुलन है ना, क्लियर? स्थायी संतुलन का मतलब है जहां पर बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी 0 हो। ठीक है साहब,
बल के साथ साथ जहां बल आघूर्ण भी शून्य हो तो स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल तो शून्य होता ही है, चले, और बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए, तो स्वाभाविक है थीटा बराबर 0। चले, अब इस समय स्थिति ऊर्जा बतानी है अपने को, तो U माइनस mb कोस थीटा। अब देखना, स्थायी संतुलन की एक और पहचान है, स्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा न्यूनतम आएगी, है ना। स्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम आएगा। ज्यादा अच्छी चीज ये है भाई, ठीक है, बल और बल आघूर्ण शून्य होते तो भैया थीटा बराबर 180 पे भी होते हैं, है ना। तो आप स्थायी अस्थायी बताओगे किससे, है ना। तो स्थायी और अस्थायी बताने का तरीका सही तो स्थितिज ऊर्जा ही है। स्थिति ऊर्जा जहां मिनिमम हो जाती है वो स्थायी संतुलन है, और जहां मैक्सिमम हो जाती है वो अस्थायी संतुलन है ना। तो सब U बराबर माइनस एम बी साइन थीटा, देखते हैं भी माइनस m की वैल्यू 0.32, b यानी 0.15, एंड स्थायी संतुलन तो को 0.1 है ना। देखो माइनस आ गया, ये 32 और ये 15, 10 की पावर 4 आ रहा है, दोनों की 0 ले ली तो, है ना। अब यहीं पे मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूं सब, 15 दूनी 30 की 0 इधर साइड में ले लेता हूं, 3 बचता है ना। 15 × 3 = 45 और 3 ये हो गया 48। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 480 आ रहा है ना। तो -480 अपॉन ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। एक 0 से 0 कट गई। अब आप 0 की फॉर्म में लिखो या कैसे भी लिखो, पर इस समय स्थिति ऋणात्मक यानी न्यूनतम है, ठीक है ना। ये सब स्थिति ऊर्जा U मिनिमम, और कितनी, अब ऐसे लिख देता हूं 48 × 10⁻³ जूल, ठीक है। तब स्थिति न्यूनतम है, इसीलिए मैंने इसको स्थायी संतुलन का, मैं भी दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आ जाते हैं सब अस्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा। तो अब इसका पहले पार्ट को ए बोला था कि अपन ने, पहले पार्ट में स्टार लगाया तो दूसरे पार्ट में भी स्टार लगा दें। अब सब अस्थायी संतुलन के लिए, है ना, अस्थायी संतुलन के लिए अभी अलग से भी समझा दूंगा मैं आपको। थीटा बराबर 180 डिग्री संतुलन तो है, बल तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सदैव दंड चुंबक पर शून्य ही होता है। बल आघूर्ण दो स्थितियों में शून्य होता है, थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 पर, दो पे, है ना। जब बल या बल आघूर्ण शून्य हो जाए तो उसे संतुलन कहते हैं। अब वह संतुलन स्थायी है या अस्थायी है, इसका निर्धारण या तो स्थिति ऊर्जा से करो, अभी देख लेंगे स्थिति ऊर्जा इस समय मैक्सिमम आनी चाहिए क्योंकि अस्थायी है। यह एक छोटा सा तरीका हो रहा है जो मैं भी आपको समझा दूंगा ना। तो सब अब स्थिति ऊर्जा देखें, U बराबर -mb cos थीटा। अब देखो U माइनस mb का मान तो अपने पास ऑलरेडी है ही, है ना। ये आप देखो mb की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी, 48 × 10⁻³ तो ये तो लिख ही लेता हूं मैंने, ये दोनों गुणा कर ही चुके, 48 × 10⁻³ ये आ गया cos 180, cos 180 = -1, cos 180 का मान -1 है तो फिर ये हो गया प्लस, यानी पहले जो आपने देखा था, पहले स्थिति जब मिनिमम थी, अगर आप स्थायी संतुलन में देखें मिनिमम, है ना,
और अस्थायी संतुलन में देखें तो स्थितिजा मैक्सिमम हो गई, या यूं कहते हैं स्थितिजा मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसको क्या कहा, अस्थायी संतुलन। तो मैं एक बार फिर यूं समझाना चाहूंगा आपको कि बल व बल आघूर्ण का परिणामी शून्य है तो उसको संतुलन कहेंगे। संतुलन स्थायी है या अस्थायी, इसके निर्धारण को हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो स्थिति ऊर्जा, अगर स्थिति ऊर्जा मिनिमम हो गई तो फिर संतुलन स्थायी है, और स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम हो गई तो संतुलन अस्थायी है। इसका एक तरीका मैं छोटा सा और समझाता हूं, है ना, एक तरीका छोटा सा ऐसे समझा देता हूं मैं आपको। हो सकता है मैंने स्थिर विद्युत की वगैरह में इस पे चर्चा भी की हो, भूल गए होंगे आप, नहीं अगर मैंने चर्चा नहीं की तो ठीक है, यहां कर लेता हूं मैं चर्चा। अपन बॉडी की दो सिचुएशन देखते हैं, एक ये सिचुएशन बॉडी की देख लेते हैं और एक बॉडी की ये सिचुएशन देख लेते हैं, है ना। दोनों सिचुएशन में बॉडी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो भाई संतुलन है तभी विराम अवस्था में। यहां भी देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणामी शून्य होगा, तो भाई संतुलन तो इसे भी कहना चाहिए। जहां बल का परिणामी शून्य हो तो वहां भी बल का परिणामी शून्य है, तभी बॉडी टिकी हुई है या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना। तो संतुलन तो दोनों है। अब क्या है, स्थायी और अस्थायी देखने का तरीका, इसको आप अल्प विस्थापित कीजिए, चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए। जब बॉडी को यहां से आप अल्प विस्थापित करेंगे इधर या इधर, दाएं या बाएं, तो इस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल इसे वापस वहीं ला देगा। यानी कहने का मतलब, अगर वस्तु को अपनी अवस्था से विस्थापित करने पर प्रत्यानयन बल पैदा हो जाए जो उसे अपनी पूर्व अवस्था में लाने लगे, तो आप समझ जाना वो संतुलन स्थायी है। यही बॉडी का परमानेंट एड्रेस है। आप इधर ले जाओगे या उधर ले जाओगे तो बॉडी वापस वहीं आ जाएगी, स्थायी संतुलन। अब यहां सब इसे हम अल्प विस्थापित करें इधर या इधर, अब ये बॉडी या तो यहां सेटल हो जाएगी या यहां सेटल हो जाएगी, ये वहां पर अब वापस जाने वाली नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे अस्थायी संतुलन, है ना। तो एक तरीका ये भी है देखने का, स्थायी और अस्थायी संतुलन, है ना। क्लियर। अब सब देखते जाते हम, क्रम में करते जा रहे हैं अपन ने, जो भी अपन से बैठ रहा है। मैंने बताई दिया अंक, जो नंबर दे रहा हूं मैं, नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से दे रहा हूं ना। अब आप देख लेना अपनी बुक्स में उस हिसाब से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, एक परिणालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या 800 है परिणालिका में ना। क्लियर सब। तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका बता रखा है इसने 2.5 इंटू 10 की पावर -4, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलो सर, और इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रखी है, तो परिणालिका में प्रवाहित धारा 3 एम्पीयर। चलो सब ये चीजें इसने दी, समझाइए कि किस अर्थ में ये परिणालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो पहले अपन चुंबकीय आघूर्ण की कैलकुलेशन कर दें, है ना, कैपिटल एम की, है ना। अब देखो परिणालिका धारावाही लूप है, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण अपने को किस फॉर्मूले से निकालना है, m बराबर NIA। टर्न ले लेना आप, है ना। जैसे धारावाही लूप की कोई बात हो तो धारावाही लूप के लिए फॉर्मूले अलग है, तो धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA होता है। अब m, n का मतलब 800, 3 एम्पीयर धारा है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4,
ठीक है साहब, ये 2 जीरो तो अपन इसमें एडजस्ट कर देंगे तो -2 हो गया, है ना। अब 8 का 2.5 गुना करो तो 8 दूनी 16 4 20, है ना। 8 का 2.5 गुना 20 हो गया, 20 दिया 60, यानी मेरे हिसाब से आ रहा है 60 × 10 की पावर -2। एक बार और देख लेते हैं ना, ये 8 दिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 12 60, ठीक है, सब सही आ रहा है। चाहो तो इस चुंबकीय आघूर्ण को लिख दो आप 0.60 या 6 ही लिख दो एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो साहब इसका एक क्वेश्चन हो गया, इसने पूछा भी था कि इस परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण निकाल के बताओ। एक ये कह रहा है ये परिनालिका किस प्रकार दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, तो ये तो मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया ना कि जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर ठीक वैसे ही ध्रुव जनरेट होते हैं जैसे दंड चुंबक के सिरों पर पाए जाते हैं। दंड चुंबक की भांति 2 परिनालिकाएं, धारावाही परिनालिकाएं एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करती हैं। ये भी बता दिया कि जैसे हम धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकावें तो वो दंड चुंबक की तरह उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाती है। ये भी आपको बता दिया कि 2 धारावाही परिनालिकाएं उसी तरह से आकर्षित प्रतिकर्षित होती हैं जैसे 2 दंड चुंबक होते हैं। तो ये पिछले चैप्टर में हम क्लियर कर चुके हैं कि दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में कोई अंतर नहीं है। इवन दो बल रेखाएं भी देखो तो दंड चुंबक में भी बाहर एन से एस जाती है और अंदर एस से एन जा रही है, धारावाही परिनालिका में भी यही होता है। तो सब धारावाही परिनालिका दंड चुंबक के समतुल्य है, ऐसा हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने आपको रिपीट करके सुना दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक का मतलब वही दंड चुंबक है। एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 1.5, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 1.5 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर है, ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.22 टेस्ला। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है। इसने बता दिया कि ये दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। अब ये भी अपन जान लें कि बिगिनिंग में तो θ1 बराबर 0, क्योंकि दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। अब क्या कहता है ये, 2 क्वेश्चन पूछता है। एक बाह्य बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि दंड चुंबक को क्षेत्र के लंबवत यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री, है ना, या विपरीत दिशा में 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा दें, ठीक है। जब पहले इसकी बात करें फिर अगली बात करेंगे, है ना। अब कार्य का फॉर्मूला अपन ने अगर ध्यान भी नहीं है अपने को, जैसे मेरे को इस समय ध्यान नहीं आ रहा, तो W बराबर mb, ये θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा, है ना। तो डी थीटा से निकाला था, टो का मान मैंने mb sin थीटा रख ही दिया। sin थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2, है ना, यानी माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1। तो सब कार्य का फॉर्मूला सीधा सीधा हो गया mb कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो देखो सब हर चीज याद रखना हमारे लिए भी कोई बस की बात नहीं होती, लेकिन ये है कि हाँ टेक्निक तरीका याद था, तुरंत निकाल लिया। हम जानते टो डी थीटा है, टो का मान रख दिया mb sin थीटा का समाकलन कर दिया,
माइनस कोस थीटा, माइनस को बाहर पटक दिया, फिर माइनस को अंदर फेंक दिया, है ना। अब इसके पहले क्वेश्चन का अपन जवाब दें। फॉर्मूला तो अपन सामने आ ही चुका अपने। पहला तो 90 डिग्री घुमाने में कार्य और 180 डिग्री घुमाने में कार्य, तो 1 थीटा 2 बराबर 90 डिग्री कार्य, W बराबर MB, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ। कोस थीटा 1 यानी 0 डिग्री, कोस थीटा 2 यानी 90 डिग्री, है ना। तो कार्य कितना हुआ सब, MB, M तो 1.5 है, B 0.22 है, कोस 0 1, कोस 90 0, तो कार्य कितना हुआ सब। अब ये देखो सब में इसको 15 और ये 22 है ना, 15 दूनी 30 की 0 3, 30 और 3 33, ठीक है ना। 330 बटा 1000 यानी 0.33 आ रहा है मेरे, तो ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0.33 जूल, ठीक है ना। दूसरा इसमें पूछा है विपरीत दिशा में घुमाने पर। विपरीत दिशा में घुमाने का मतलब थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कार्य कितना, वही MB है ना। MB की वैल्यू तो अपने लिए रखना आसान हो गया क्योंकि हमने एक बार उस MB को कैलकुलेट कर लिया है ना। कहां से घुमाएंगे सब, 0 डिग्री से, जो इनिशियल था इससे। कहां पर, 180 डिग्री पर घुमाएंगे, तो ये तो मैं 0.33 तो रख ही दूं, ठीक है था। 0.33 तो मैंने रख दिया। कोस 0 1, कोस 180 -1, माइनस माइनस प्लस हो गया सब, 2 से गुणा कर दो तो आंसर कितना आ गया। ये सब इसका पहला पार्ट खत्म, ये यही पूछ रहा था। सेकंड पार्ट में कह रहा है स्थिति 1 तथा स्थिति 2 में कितना बल आघूर्ण होगा। अब स्थिति 1 और स्थिति 2 में बल आघूर्ण, तो मैं बल आघूर्ण को बता दूं आपको। तो बराबर MB साइन थीटा से निकालेंगे। इसमें तो थीटा लेंगे 90 डिग्री, इसमें थीटा लेंगे 180 डिग्री। MB तो वही रहना है ना। तो जब हम थीटा बराबर 90 लेंगे तब तो MB आ जाएगा। देखो ये B पार्ट है ना, इसमें पहले देख लेते हैं। थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 लिया तो टो बराबर MB। MB की वैल्यू निकली हुई पड़ी अपने पास 0.33 न्यूटन इंटू मीटर, ये ध्यान रखना कि बल आघूर्ण है ना। दूसरा ये कह रहा है थीटा बराबर 180, तो भाई थीटा बराबर 180 में टो बराबर 0, क्योंकि साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा पार्ट तो डायरेक्ट हो गया। क्लियर। ये सब आपका 7 न्यूमेरिकल हो गया, जितने अपन मतलब अप टू एंड है ना, इस एपिसोड के क्लोज तक अपन कर लेंगे, जो भी अपन कर पा रहे हैं, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है तो सभी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक प्रणाली का जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न ये बता दे सब 2000। क्लियर। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10 की पावर -4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। हर जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो जैसे मैं आपके सामने आपकी तरह ही लिखता जा रहा हूं, फॉर्मूला तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इसके मात्रक देख रहा हूं कि मात्रक सही है कि नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, तो प्रवाहित धारा का मान I इज इक्वल टू I स्मॉल लिखो चाहे आप जैसे भी आप लिखो,
ये 4 एम्पियर धारा, 4 एम्पियर है ना। चलो कोई बात नहीं, दिख अपन बोल रहे हैं तो समझ में। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई जाती कि ये क्षैतिज दिशा में घूम सके। ये ऐसे लटका रखी है। अभी मैं इसको छोड़ने के बाद समझा दूंगा। अभी कह रहा है परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, ठीक है वो तो निकाल देंगे। परिनालिका पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का मान बताओ यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ना। चलो सब चुंबकीय क्षेत्र अभी सब समझा दूंगा मैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र इसने बोला 7.5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला है ना। और चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर। चलो मैं एक बार पहले सवाल पढ़ लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, है ना। एक परिनालिका है जिसमें 2000 फेरे हैं। इसका काट क्षेत्रफल A 1.6 इंटू 10 की पावर -4 है, वो लिख दिया मैंने। इसमें 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है सब। इसके केंद्र से इसको इस प्रकार लटकाया गया है कि ये क्षैतिज में घूर्णन के लिए स्वतंत्र। वो भी मैं बता दूं इसको छोड़ते ही। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण बताओ, बता देंगे भी। सेकंड क्वेश्चन है परिनालिका पर लगने वाले बल तथा बलाघूर्ण क्या होंगे यदि इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में लगा रखा हो। तो सब पहले तो मैं आपको बता दूं, ये परिनालिका इस तरह से लटका रखिए कि क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र, ऐसे। ये तो ऊर्ध्व घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो गया। और इसको कहते हैं, ये आपको साफ दिख जाना चाहिए, ये क्षैतिज घूर्णन के लिए स्वतंत्र, इसको कहते हैं। और ये होता है ऊर्ध्वाधर घूर्णन के लिए स्वतंत्र। तो परिनालिका को ऐसे रखा गया है, ठीक है सर। अब इसका पहला क्वेश्चन तो वही पुराना है ना। पहला क्वेश्चन तो चुंबकीय आघूर्ण, तो M बराबर परिनालिका तो M बराबर NI होगा। N फेरों की संख्या दैट इज 2000, I 4 एम्पीयर धारा, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है सर। तो ये 3 जीरो तो मैं इधर सर का ही दूंगा, है ना। अब ये हो गया सब 16 चौक 64, है ना। यही कह दो 4 दूनी 8, 6 48, 48 का 8 4 बचा, और 6 4 10। तो ये 10 पॉइंट ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ऐसे करते आप तो ये 16 दूनी 32, और 32 का 4 गुना कर लो। तो 32 का 4 गुना करोगे तो 30 का 4 गुना 120, और 2 का 4 गुना 8। 1 मिनट गड़बड़ होगी इसका मतलब। 1 मिनट ये सब मल्टीप्लिकेशन। 1 मिनट अपने को क्या करना है, सिंपली अपने को 16 चौक 64, ये 16 4 64 हो गया, 64 इंटू 2 है ना। तो ये 8 और ये 12, 128 है ना। 128 तो ये 12.8, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 जीरो मैंने इधर डाल दी तो ये हो गया 10 की पावर -1। ये साहब इधर से 1 जीरो ले लो तो ये 1.28 M है। M का मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बल और बलाघूर्ण बताओ जबकि परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। तो आप पहली बात तो ये ध्यान रखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल हमेशा 0 ही होगा अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल सदैव 0 ही होगा, है ना। जहां तक बलाघूर्ण की बात है तो टो बराबर MB साइन थीटा का इसने मान 30 दिया ही है। M अपन निकाल ही चुके हैं 1.28, चुंबकीय क्षेत्र इसने दिया है 7.5,
इंटू 10⁻², साइन 30 का मान 1/2। अब 1/2 तो ये आपका कट जाएगा 0.64 टाइम्स, है ना। 0.64 टाइम्स कट गया तो कहने का मतलब अब 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। हाँ जो भी, अब ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसको मैं ही छोड़ देता हूँ, है ना। तो ये सब इस तरह से अपने क्वेश्चन बैठे, ये अपन ने, मेरा ख्याल है। अब जैसे इसके अलावा क्वेश्चन लगभग सीधे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में भी उसी तरह से पूछा है चुंबक की अक्ष पर। अब जैसे मान लीजिए अब इतने हो गए ना, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर कोई सा जैसे 12वां क्वेश्चन है ना। 12वें क्वेश्चन में से चुंबक की अक्ष व निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। अक्ष वाला फॉर्मूला आपको बता ही रखा है ना। बी अक्ष μ0/4π 2m/r³। अब जैसे आप, एक मिनट मैं आपको बताता हूं इसका, इसमें डिस्टेंस देख लेना, है ना। अगर डिस्टेंस अक्ष और निरक्ष पर समान दे रखी है तो फिर आप निरक्ष वाला तो डायरेक्ट कर लेना, बी निरक्ष इज इक्वल टू बी अक्ष/2। अगर दूरियां समान है तो 12वें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये हिंट है। दिशा की जहां तक बात है तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में होता है, जबकि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के विपरीत होता है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें ज्यादा कोई ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन तो नहीं है, रिपीटेड है, बार बार उन्हीं चीजों का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे वही बल आघूर्ण, वही चुंबकीय आघूर्ण, बार बार जब रिपीट हो रहे तो एक जैसे क्वेश्चन को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि एकेडमिक में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने का कोई दावा नहीं है ना। लेकिन हमें अपने हिसाब से तैयारियां करनी है, बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स बैठते ही नहीं है ना। तो बच्चों इस चैप्टर को अब यहीं विराम देते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, है ना। अगला चैप्टर, एक तो मेरा मूड था कि भाई ऑप्टिक्स चालू कर दूं, या फिर देखते कंटिन्यूटी में रहता है तो भी कोई बुराई नहीं है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और फिर प्रत्यावर्ती धारा वगैरह है तो वो भी अपन ले सकते हैं, है ना। तो वो खैर आपके सामने को तो अपने आप आ जाएगा, प्लान अपने हिसाब से देखता हूँ कैसे टर्न लें, क्योंकि अपन ने मैग्नेट में 2 चैप्टर कर लिए, एक को छोड़ना कई बार अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर वापस वही आने से फिर मैग्नेट इतना प्रॉपर नहीं रहता, है ना। तो कुल मिला के कल नया चैप्टर मिलेगा, वो कौन सा है वो मैं बैठ के डिसाइड कर लूँ, है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।